हेलो एवरीबॉडी, आज हम बात करने वाले हैं इकोसिस्टम के बारे में। ये है हमारा चैप्टर नंबर आपका 12 है। ठीक है, इकोसिस्टम क्या होता है कि इकोसिस्टम बनता कैसे है, पहली बात तो ये जाना है। एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स, नॉन लिविंग एंड लिविंग फैक्टर्स मिला के हमारा पूरा एक इकोसिस्टम बनाते हैं। अब ये इकोसिस्टम चलता कैसे है, इसके कंपोनेंट्स क्या है, किसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं इकोसिस्टम के अंदर। तो अगर हम इसके बारे में बात करें, सबसे पहले हमारे इकोसिस्टम की एक प्रोडक्टिविटी है। हमारे द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम कैसे एक फंक्शनल यूनिट की तरह प्ले करते हैं, जो सारे मेजर एस्पेक्ट्स के लिए रीजनेबल। प्रोडक्टिविटी, सबसे पहले हमारे इकोसिस्टम की एक प्रोडक्टिविटी होती है। उसके बाद फिर डीकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का। डीकम्पोजिशन के बाद एनर्जी फ्लो होता है और फिर से न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होती है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की। प्रोडक्टिविटी है क्या? अ कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द इकोसिस्टम टू सस्टेन। इकोसिस्टम को सस्टेन करने के लिए हमें सबसे ज्यादा बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी से क्या हो रहा है? सबसे पहले प्राइमरी प्रोडक्शन हो रहा है। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर द टाइम पीरियड्स बाय द प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्राइमरी प्रोडक्शन क्या, प्रोडक्टिविटी क्या है जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं सोलर एनर्जी को यूज करके, जिसको हम ग्राम पर मीटर स्क्वायर भी कर सकते हैं या किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। कितना बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है उसी को क्या कहते हैं? प्रोडक्टिविटी कहते हैं। प्रोडक्टिविटी क्या है? अब क्या है, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? जो टोटल बायोमास प्रोड्यूस कर रहा है प्लांट। अब प्लांट के कुछ रेस्पिरेटरी लॉसेस हैं जिसको कहते हैं आर। तो जो हमारे पास ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है और जो आर है जो कि रेस्पिरेटरी लॉसेस है, अगर ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से हम आर को माइनस कर दें तो क्या होगा? हमारे पास जो बचेगा दैट इज योर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, वही अवेलेबल बायोमास है जो कि हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स इन रेस्पिरेशन। तो नेट प्राइमरी क्या है हमारे पास? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ गया, जिसको कहते हैं जीपीपी माइनस आर इज इक्वल्स टू एनपीपी। नाउ एनपीपी इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजप्शन ऑफ द हेटेरोट्रॉफ्स, हर्बीवोर्स एंड डीकंपोजर्स। समझ आया? उसके बाद सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है? इट इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर्स। अब जो कंज्यूमर, जैसे हम कंज्यूमर्स हैं, हर्बीवोर्स कंज्यूमर्स हैं, हम कंज्यूमर हैं, प्लांट्स क्या है? प्रोड्यूसर्स हैं। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द प्लांट स्पीशीज इनहैबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स पे, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी पे। द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल बायोस्फीयर इज 170 बिलियन टन्स of organic matter. In spite occupying 70% of the surface, the productivity of ocean is only 55 billion tons. अब जो प्रोड्यूस हुआ है, अब क्या होता है? डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन से क्या होता है? न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग होती है। अब देखो, द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज इन लूजनिंग द सॉइल decomposes break down the complex organic matter into small inorganic substances like carbon dioxide, water, nutrients in the process, and this process is known as decomposition. ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ के क्या बनाया जा रहा है? इनऑर्गेनिक मैटर बनाया जा रहा है। डेड प्लांट्स remains such as leaves, bark, flowers, dead remains of animals including fecal matter constitute the detritus. अब हमारे पास एक प्रोसेस है डिकम्पोजिशन का। सबसे पहले क्या होगा? फ्रैगमेंट, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा। लीचिंग क्या है? जो मिनरल्स हैं वो सॉइल के अंदर जा रहे हैं। कैटाबॉलिज्म क्या है? तोड़ना। ह्यूमिफिकेशन, फिर मिनरलाइजेशन। डेट्रीवोर्स क्या होते हैं? जो कि तोड़ते हैं, जो कि डिकम्पोजिशन। ब्रेक डाउन द डेट्राइटस इनटू स्मॉल पार्टिकल्स एंड दिस इज नोन एज फ्रैगमेंटेशन। अब फ्रैगमेंटेशन हुआ, छोटे पार्ट्स में बांटा गया। लीचिंग, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो भी है वो क्या चले जाते हैं? सॉइल होराइजन गेट precipitated as unavailable salts. ठीक है, बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स डिग्रेड डेट्राइटस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और इसे क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म। इसे क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म। ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन अकर्स ड्यूरिंग द decomposition in the soil. अब humification क्या है? The accumulation of dark colored amorphous substance like humus that is highly, अब humus बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो न्यूट्रिएंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है and undergoes decomposition extremely slow rate। क्या है? reservoir है न्यूट्रिएंट्स का and by some microorganism and release of inorganic nutrients occur by the process of mineralization। ये डिकम्पोजिशन क्या है? ज्यादा एरोबिक प्रोसेस है। क्या है? एरोबिक प्रोसेस है, या फिर इसे क्या कहेंगे हम? ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है। ये कैसे
अब जो केमिकल नेचर होगा डेट्राइटस का उस पर डिपेंड करेगा। अगर लिग्निन में रिच होगा तो क्या होगा, स्लो करेगा, और अगर डेट्राइटिस नाइट्रोजन और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस में है तो क्विकली डिकम्पोज हो जाएगा। टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट है तो डिकम्पोजिशन जल्दी होगा, लो एंड एनारोबिक कंडीशन है तो इनहिबिट हो जाएगा या स्लो होगा। उसके बाद एनर्जी फ्लो के बारे में बात करते हैं। हमें 10% लॉ के बारे में तो पता ही है। 10% लॉ क्या कहता है, अगर प्लांट के पास 10,000 जूल एनर्जी देने को है तो आगे उसका सिर्फ 10% जाएगा, ठीक है। तो सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल दिस इकोसिस्टम। सोलर रेडिएशन लेस देन 50% इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, पार जिसे कहते हैं, उसका सिर्फ 2 से 10% ऑफ द पार एंड दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी सस्टेन द इंटायर लिविंग वर्ल्ड। तुम समझ रहे हो सन की इंपॉर्टेंस। द ग्रीन प्लांट इकोसिस्टम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, और हम क्या है, कंज्यूमर्स हैं या हर्बीवोर्स कंज्यूमर्स हैं। उसके बाद द कंज्यूमर्स दैट फीड ऑन दिस हर्बीवोर्स कार्निवोर्स और मोर आर प्राइमरी कार्निवोर्स। प्राइमरी कार्निवोर्स दोज एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन द प्राइमरी कार्निवोर्स। जिससे मान लो एक प्लांट है, प्लांट को किसी गाय ने किसी बकरी ने खाया, ठीक है, उस बकरी को मैं खा रही हूँ तो आई विल बी द सेकेंडरी कंज्यूमर एंड द बकरी विल बी योर प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। अब द डेट्राइटिस फूड चेन या फिर डीएफसी क्या है, बिगिंस विद डेड ऑर्गेनिक मैटर। इट मेड अप ऑफ डीकम्पोजर्स व्हिच आर हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स जैसे फंजाई और बैक्टीरिया। दे मीट देयर एनर्जी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स बाय डिग्रेडिंग, जिससे सैप्रोट्रॉफ्स कहते हैं, ठीक है। जीएफसी क्या है, जीएफसी इज द मेजर कॉन्डक्ट ऑफ एनर्जी फ्लो। कहाँ पे, aquatic इकोसिस्टम में। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम अ मच लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो थ्रू द डेट्राइटिस फूड चेन, ठीक है। फूड वेब पता है कि एक बहुत सारी फूड चेन्स अगर इंटरलिंक हो जाए, कि मान लो कि अब घास को बकरी भी खा रही है, बकरी को शेर खा रहा है, और घास बफलो भी खा रहा है, और बफलो को शेर भी खा रहा है। सो नाउ द फूड चेन इज इंटरलिंक, नाउ दिस विल फॉर्म अ फूड वेब, ठीक है। तो ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, हर एक लेवल का क्या कहा जाता है, ट्रॉफिक लेवल। जैसे हम यहाँ पे समझे, प्रोड्यूसर्स क्या है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के हैं, जैसे प्लांट्स। प्राइमरी कंज्यूमर कौन हो गया, हर्बीवोर हो गया। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या हो गया, एक कार्निवोर हो गया। फिर टर्शियरी कंज्यूमर क्या हो गया, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल हो गया। और एक फूड चेन में 4 ट्रॉफिक लेवल से ज्यादा क्यों नहीं होते, क्योंकि एनर्जी ही नहीं बचेगी। मान लो यहाँ 10,000 जूल तुम्हारे पास एनर्जी प्रेजेंट है, तुमने इसका 10% इसको दिया, इसके पास जो 10% था उसमें से 10% दिया, फिर इसके पास जो आया था उसको फिर आगे वाले को 10% दिया, तो अब बचा नहीं ना। अब बचेगी क्या एनर्जी जो 5th ट्रॉफिक लेवल पे जाए, नो एनर्जी विल बी लेफ्ट। समझ आया। And each trophic level has certain mass of living matter at a particular time, and this is known as standing crop. The standing crop is measured by the mass of biomass or the number in a unit area. उसके बाद हमारे पास आता है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। पिरामिड्स में हमें सबसे पहले बात करते हैं पिरामिड ऑफ नंबर इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। अब देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर है, ठीक है। यहाँ पे कैसा है, अपराइट पिरामिड है, कैसा है, अपराइट पिरामिड है। फिर यहाँ पे देखो पिरामिड ऑफ बायोमास शोज अ शार्प डिक्रीज इन बायोमास एट हायर ट्रॉफिक लेवल्स, ठीक है। तो ये रह गया ये हो गया हमारा पिरामिड ऑफ बायोमास। लेकिन जो पिरामिड ऑफ बायोमास है इन एन एक्वाटिक इकोसिस्टम इन्वर्टेड होता है, क्यों, द स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट्स लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ द जूप्लैंक्टन्स, ठीक है। ये क्या है, फाइटोप्लैंक्टन्स है, और ये क्या है, जूप्लैंक्टन्स है। यहाँ पे कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है बायोमास का। उसके बाद जब भी हम एनर्जी का पिरामिड के बारे में बात करेंगे, द पिरामिड फॉर एनर्जी विल ऑलवेज बी अपराइट। तुम्हें ह्यूमन से कभी एनर्जी फ्लो प्लांट में नहीं होगी, हमेशा प्लांट से एनर्जी फ्लो होगी ऊपर की तरफ। समझ आई। Pyramid of energy is always upright, can never be inverted, because when energy flows from particular trophic level to the next trophic level, some energy is always lost as heat at each step. Each bar in the energy pyramid indicates the amount of energy present at each trophic level in a given time or annually per unit time. तो यहाँ पे अगेन हमारा जो चैप्टर है फिनिश हो गया है। मैंने जितनी सारी लाइंस यहाँ पे मार्क कराई हैं, बस उतनी लाइंस आप लिख करके जाएं, याद करके जाएं, और प्लीज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।